नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएसए। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। चुनाव आयोग ने 2 राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव अनाउंस कर दिए हैं। उनमें एक जम्मू कश्मीर है और दूसरा हरियाणा। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे और हरियाणा में सिर्फ एक ही चरण में विधानसभा चुनाव होंगे। हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे और 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में 18, 25 और 1 तारीख को विधानसभा चुनाव होंगे और 4 अक्टूबर को ही रिजल्ट आएंगे। आज जब केंद्रीय चुनाव आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो यह कयास लगाए जा रहे थे कि महाराष्ट्र और झारखंड के लिए भी विधानसभा चुनाव अनाउंस किए जाएंगे, लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग ने इन दोनों राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव अनाउंस नहीं किए हैं। लोग कह रहे हैं कि नवंबर में इन दोनों राज्यों के चुनाव करवाए जाएंगे। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजे जाने को लेकर भारत ने अपना रुख साफ किया है। भारत के विदेश मामलों के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ये सही समय नहीं है कि उनको वापस भेजा जाए और ये क्वेश्चन भी हाइपोथेटिकल है कि उनको वापस भेजा जाना चाहिए। राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करवाने के लिए भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द की जानी चाहिए। एसजीपीसी ने अपनी बैठक के बाद मीडिया वालों को बताया कि बलवंत सिंह राजोआना और बंदी सिंहों के रिहाई के मामले में वे लोग राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। उसके बाद ही इस मामले में कोई फैसला लिया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा बुलेट प्रूफ शीशे में भाषण दिए जाने को लेकर अब पंजाब में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल उनके ऊपर निशाना साधते हुए कह रही हैं कि वे क्यों पंजाब में इस किस्म का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। हरियाणा सरकार द्वारा गुरमीत सिंह राम रहीम को फरलो दिए जाने को लेकर अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह ने इस मामले को उठाया है। उन्होंने कहा है कि एक रेप के मामले में दोषी बाबा को फरलो देकर विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी अपना फायदा करवाना चाहती है, इसलिए इस रेपिस्ट बाबा को फरलो दी गई है। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर चुनाव के बारे में और फाइनली अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव होंगे। पहले हम आपको बता दें कि हरियाणा को लेकर क्या तारीख आई है। हरियाणा को लेकर 1 अक्टूबर तारीख अनाउंस की गई है और 4 अक्टूबर को रिजल्ट अनाउंस होंगे। थोड़े चुनाव 15 दिन के आसपास पहले हुए हैं। हमने आपको पिछले बुलेटिन्स में जिक्र किया था कि कैसे जो चुनाव आयोग के कर्मचारी हैं वो लगातार चंडीगढ़ में कैंप कर रहे थे, सारी तैयारियों का जायजा ले रहे थे। आज अचानक से केंद्रीय चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी चुनाव करवाने का फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में ये विधानसभा चुनाव करवाए जाएंगे। उसमें 18 सितंबर 1 तारीख है, 25 सितंबर दूसरी तारीख है और 1 अक्टूबर तीसरी तारीख है। वहाँ भी रिजल्ट 4 तारीख को अनाउंस किए जाएंगे और दोनों ही राज्यों में 90-90 विधानसभा सीटें हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में पहले 90 विधानसभा सीटें नहीं होती थी, 87 विधानसभा सीटें होती थी, लेकिन नया परिसीमन होने के बाद वहाँ पर अब 90 विधानसभा सीटें बना दी गई हैं। और उसको लेकर जो वहाँ पर विधानसभा चुनाव अनाउंस हुए हैं उसको लेकर वहाँ के अलग अलग पॉलिटिकल ख्यालात के लोगों के अलग अलग बयान भी आए हैं। जो आंदोलनकर्मी लोग हैं, जो वहाँ के लोग हमेशा रेजिस्टेंस में रहते हैं, उन्होंने कहा है कि अभी तो आपने यहाँ पर डेमोक्रेसी को बहाल भी नहीं किया है, यहाँ पर हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा है और आप एक दूसरी तरफ आप चुनाव करवा रहे हैं। वहीं जो चुनाव लड़ने वाले पार्टियां हैं उनके अलग अलग किस्म के रिएक्शंस हैं। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला हैं, उन्होंने कहा है कि वो अभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके पिताजी फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अब वो इस बार के विधानसभा चुनाव फारूक अब्दुल्ला लड़ेंगे। जब राज्य में कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी बहाल हो जाएगी उसके बाद ही उनके बेटे उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ेंगे। तो ये जम्मू कश्मीर के बारे में अपडेट थी। जम्मू कश्मीर के ऊपर सबकी निगाहें बनी हुई हैं क्योंकि धारा 370 हटाए जाने के बाद पहली बार वहाँ पर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर कई किस्म के कयास भी लगाए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इन इलेक्शंस में वायलेंस भी हो सकती है, लेकिन जो इंडियन स्टेट है वो कह रहा है कि उन्होंने चुनाव करवाने के लिए वहाँ पर पुख्ता प्रबंध कर लिए हैं और वहाँ पर ठीक ठाक मात्रा में सिक्योरिटी फोर्सेज भी मौजूद हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 15 दिन चुनाव पहले हो रहे हैं। मोस्टली हरियाणा में चुनाव 15 अक्टूबर के आसपास होते थे और
26-27 अक्टूबर के आसपास या नवंबर के पहले हफ्ते में सरकारें बना करती थी। जो इस साल अभी जो सरकार चल रही है बीजेपी की, उसका कार्यकाल भी 1 नवंबर तक है, लेकिन अब चुनाव आयोग ने डेट अनाउंस कर दी है, तो थोड़े दिन बाद ही आचार संहिता लग जाएगी और आचार संहिता लग जाने के बाद लगभग मेरे हिसाब से 27 अगस्त को आचार संहिता लगेगी। अभी आगे का जो शेड्यूल है चुनाव आयोग की तरफ से वो आना बाकी है, जिसमें नामांकन, जो नॉमिनेशन फाइल करने होते हैं उनका भी मामला है और भी कई चीज़ें हैं। बाकी पिछले 20 एक साल में ये पहली बार हो रहा है कि दशहरे से पहले ही चुनाव हो जाएंगे और दशहरे से पहले ही नई सरकार का गठन हो जाएगा। आमतौर पर हरियाणा में ऐसा होता नहीं है। हरियाणा में दशहरे से पहले चुनाव होते हैं और दिवाली से पहले सरकार बनती है, ऐसा ट्रेंड देखा गया है। लेकिन अब की बार ये ट्रेंड बदला हुआ है और इस जैसे ही चुनाव अनाउंस हुए हैं वैसे ही पॉलिटिकल बयानबाजी चालू हो गई है। जो बीजेपी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि सुपर फास्ट हरियाणा और हरियाणा एक्सप्रेस नाम से वो नारा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारे से हिसाब मांग रहे हैं उनको अपना 10 साल का हिसाब देना चाहिए। वहीं जो हुड्डा साहब हैं वो कह रहे हैं कि जो ये पोर्टलों की सरकार है अब की बार वो सत्ता से होगी बाहर, तो कहीं ना कहीं उनको उखाड़ने की तैयारी कांग्रेस पार्टी के जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो बीजेपी को उखाड़ने की तैयारी कर रहे हैं और बीजेपी अब की बार ओबीसी फेस के सहारे, नायब सिंह सैनी के सहारे चुनाव मैदान में होगी। दोनों पार्टियों ने अपने सर्वेज करवाना शुरू कर दिए हैं और जो टिकटों के दावेदार हैं उनके लिए भी आवेदन मांगे गए थे। कांग्रेस की जो लिस्ट थी वो तो वायरल ही हो गई थी और उनके जो ऑब्जर्वर थे उन्होंने तो उस लिस्ट को लीक ही कर दिया था। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से 20-20, 30-30 लोग टिकट मांग रहे थे। वो लीक होने के बाद काफ़ी किरकिरी भी हुई कांग्रेस की। बीजेपी इस मामले में खासी डिसिप्लिन दिखती है। अभी तक बीजेपी की कोई ऐसी लिस्ट वायरल नहीं हुई है, लेकिन जो टिकटार्थी हैं वो तो लगातार अपनी मेहनत कर ही रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर है महाराष्ट्र और झारखंड के बारे में। इन दोनों राज्यों में भी चुनाव करवाए जाने थे, लेकिन अभी केंद्रीय चुनाव आयोग ने दोनों सूबों की डेट अनाउंस नहीं की है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव करवाने के बाद नवंबर महीने में महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव करवाए जाएंगे। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने चुटकी काटी है। उन्होंने कहा है कि कल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लाल किले से एक देश एक चुनाव की बात कर रहे थे, आज 4 राज्यों के चुनाव एक साथ करवाने में अक्षम हैं, सक्षम भी नहीं हैं और डिंगे कल बड़ी बड़ी हाके जा रही थी। तो ये कांग्रेस का तंज है। हालांकि मैं ये मानता हूं कि राज्यों के और लोकसभा के चुनाव एक साथ नहीं होने चाहिए, इससे कहीं ना कहीं फेडरलिज्म के ऊपर खतरा होगा। तो अभी हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि किसान आंदोलन शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर चल रहा है, महिला पहलवानों का आंदोलन भी रहा और विनेश फोगाट का मामला आप सबको पता ही है। हालांकि विनेश फोगाट के मामले में आपको एक अपडेट देता हूं। आज जो पूरा फुल प्रूफ फैसला है CAS यानी कि जो जिस कोर्ट, स्पोर्ट्स अथॉरिटी कोर्ट के सामने ये अपील लगाई गई थी, उसका आज कहीं ना कहीं फैसला आएगा पूरा। हालांकि उनकी तरफ से विनेश फोगाट को एक ईमेल लिख के बताया जा चुका है कि उनका मामला खारिज कर दिया गया है, लेकिन पूरा फैसला आज रात के 9 बजे हमें पता चलेगा। विनेश फोगाट कल भारत आ रही हैं, इंडिया आ रही हैं और 10 बजे वो दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर उतरेंगी। उनके जो करीबी लोग हैं और भारत के जो अनेकों खिलाड़ी हैं उन्होंने कॉल दी हुई है कि सभी विनेश फोगाट के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पे पहुंचे। उनके गांव तक एक पूरा उनका सम्मान समारोह किया जाएगा, उनको एक गाड़ी में बैठा कर ले जाया जाएगा। किसानों ने भी कॉल दी है कि सभी किसान उनके सम्मान में पहुंचें। तो कल देखना होगा कि विनेश फोगाट का स्वागत भारत में कैसे किया जाता है। हालांकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो भी आया जिसमें उन्होंने भारत के ओलंपिक खिलाड़ियों से बातचीत की। उसमें उन्होंने विनेश फोगाट का भी जिक्र किया था और कहा था कि विनेश फोगाट हमारे लिए तो एक विजेता हैं। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते जिसमें कहीं ना कहीं वो जो मौके का हॉट टॉपिक होता है उसमें वो हाथ न डालें। क्रिकेट की टीम हो या फिर अब ओलंपिक खेलने गए खिलाड़ी हों, सबसे वो इंटरेक्शन करके और वीडियो अपना डालते हैं, अपलोड करते हैं। और इस वीडियो में भी वो खिलाड़ियों को टिप्स देते नज़र आए, बातें बताते नज़र आए। तो एक हिसाब से उनको पता है कि जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है उसमें कैसे अपना हाथ डालना है, कैसे उसमें लोकप्रियता हासिल करनी है। तो ये उनकी ट्रिक रहती है। पहले के जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो खिलाड़ियों से मिलते ज़रूर थे, लेकिन वो इस किस्म की, एक हिसाब से कहें तो थिएट्रिकल्स नहीं करते थे। यानी कि एक हिसाब से इस किस्म से उनको फिल्माते नहीं थे, उनके बारे में ऐसी बातें नहीं करते थे जैसे ये प्रधानमंत्री करते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर बांग्लादेश के बारे में है।
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो कि आजकल भारत में हैं, उनको लेकर भारत के विदेश मामलों के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से सवाल पूछा गया कि शेख हसीना को वो कब बांग्लादेश को सौंप रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने कहा कि ये जो क्वेश्चन है ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है और अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी भारत ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्विटर पर लिखकर ये जानकारी दी है कि बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार बनी है उसके सलाहकार मोहम्मद यूनिस का उनको फ़ोन आया था और फ़ोन पर बात हुई है। नरेंद्र मोदी ने उनको वहाँ पर अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे हमलों के बारे में कहा है और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी को भारत में जो कम गिनती के लोग हैं और अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी सुरक्षा का भी जिम्मेदारी उठाना चाहिए। उनके ऊपर हम सबको पता है कि किस किस्म के हिंसाएं और क्राइम बढ़ रहे हैं। कल ही करनाल में, हरियाणा के करनाल में जब मुस्लिम समुदाय की एक जगह थी, वो उसको रेनोवेट कर रहे थे, वक्फ बोर्ड की जगह थी, वहाँ पर बजरंग दल के गुंडे पहुँच गए और उन्होंने उस इमारत के ऊपर भगवा ध्वज फहरा दिए गए। तो कहीं ना कहीं ये तो सवाल बनता ही है कि जो अल्पसंख्यक हैं यहाँ पर भारत में, उनकी बिल्डिंगों के ऊपर जो ज़्यादा गिनती के लोग हैं वो कब्जे कर रहे हैं, उनके साथ मारछेड़ कर रहे हैं। जब अपनी धार्मिक जुलूस निकालते हैं तो उनकी मस्जिदों पे अपने झंडे फहरा दे रहे हैं। तो ये सब भी देखने की ज़रूरत है। मॉब लिंचिंग और जो और इससे आगे की बात है धार्मिक दंगे, वो तो एक अलग बात है और उनके वो तो एक बड़ा मैटर है। पर ये छोटी छोटी चीज़ें भी भारत में लगातार घट रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली एनसीआर में गाज़ियाबाद और जो एक हिसाब से दिल्ली का बॉर्डर पड़ता है वहाँ पर कुछ मुसलमानों की झुग्गियाँ थी, उनको बांग्लादेशी कह के वहाँ के जो हिंदू ग्रुप्स थे उन्होंने वहाँ पे उनकी झुग्गियाँ तोड़ दी, उनके साथ मारपीट की। तो ये भी देखा जाना चाहिए। भारत में जो मुसलमानों के साथ या सिखों के साथ या ईसाइयों के साथ जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी न किसी को तो आश्वासन देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जनता को आश्वासन दें कि भारत में कम गिनती के लोग सुरक्षित हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और जो अगली खबर है वो राहुल गांधी के बारे में है। आपने एक नाम सुना होगा, सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी के आजकल वो नेता हैं। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है। उसमें कहा है कि राहुल गांधी की भारत की नागरिकता रद्द की जाए। उन्होंने और ये कहा है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा कि उन्होंने आरटीआई मांगी थी गृह मंत्रालय से, लेकिन उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, इसलिए उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस दाखिल किया है। लोग ये भी कह रहे हैं कि इस पटिशन के ऊपर सुनवाई अगले हफ्ते हो सकती है। कई लोग कह रहे हैं कि कोर्ट इसको खारिज भी कर देगा। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जाने जाते हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर पर्सनल अटैक करने के लिए। वो एक समय पे राजीव गांधी के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और उन राजीव गांधी की उन्होंने सरकार भी बनवाई थी। लेकिन अब एकदम से राजीव गांधी की पत्नी यानी कि सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी के एक ऐसे क्रिटिक बनकर नजर आते हैं जो उनको हमेशा कोसते रहते हैं और उनके ऊपर इस किस्म की चुटकियां लेते रहते हैं। हालांकि मैं कोई गांधी फैमिली को क्लीन चिट नहीं दे रहा, उनके जो चीज़ें हैं वो तो आप सबको पता ही है और उनके लिए उनको उनको बार बार घेरा भी जाता है। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर पंजाब से आई। पंजाब में आज एसजीपीसी की एक बैठक थी। उसके बाद एसजीपीसी ने एक मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि जो बलवंत सिंह राजोआणा हैं और उनके अलावा बंदी सिंह हैं, उनके मामले में वो राष्ट्रपति से मिलेंगे और अगर राष्ट्रपति से कोई ठोस कार्रवाई की उम्मीद उनको नहीं लगी तो फिर सिख जो पंथक जो फोर्सेज हैं फिर वो कोई फैसला लेंगी। ये बात आज उन्होंने कही है। इसके अलावा जो अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार हैं ज्ञानी रघुवीर सिंह, उन्होंने भी जो गुरमीत राम रहीम की फरलों के ऊपर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी ने गुरमीत राम रहीम को फरलो दे दी है, जबकि हम सबको पता है कि वो 7 बीवियों के रेप में दोषी पाए जा चुके हैं, सज़ा काट रहे हैं। और ज्ञानी रघुवीर सिंह ने बहुत मार्के की बात की है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले कैसे अब इनके डेरे वालों की वोट हासिल करने के लिए बीजेपी ने ये फरलो दी है और ये कैसे कर सकते हैं कि एक रेपिस्ट, एक रेप के दोषी बाबा को ये फरलो पे निकाल दे रहे हैं अपने चुनाव में और बातें बड़ी बड़ी करेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन अब आप देखिए। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर भगवंत मान के बारे में है। कल भगवंत मान ने 15 अगस्त को जो भाषण दिया था वो एक बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर दिया था और वो अब पंजाब में राजनीति का विषय बना हुआ है। कहा जा रहा है कि भगवंत मान दोबारा से इस किस्म का माहौल क्यों क्रिएट कर रहे हैं। पंजाब में तो कोई ऐसी घटनाएं भी नहीं हो रही और फिर वो ये दिखा रहे हैं
ऐसा खुद एक बुलेट प्रूफ शीशे में छुप कर क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये दिखाना चाह रहे हैं कि उनके ऊपर कोई हमला हो सकता था। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल लगातार उनके ऊपर हमलावर हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के ऊपर लोग तंज कस रहे हैं कि देखिए, खुद मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है पंजाब में, तो आम लोग कैसे सुरक्षित होंगे। तो इस किस्म के जो तंज हैं वो उनके ऊपर कसे जा रहे हैं और सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ें तो अगली खबर हरियाणा से है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, उनको कल प्रमोशन के नाम पर कुछ पुलिस वालों ने मिठाइयाँ खिलाई थी और आज पता चला कि जिन भी पुलिस वालों ने उनको मिठाइयाँ खिलाई थी प्रमोशन के बदले, उन सब की अदला बदली कर दी गई है। इसको लेकर अनिल विज नाराज हो गए हैं सरकार से। उन्होंने कहा कि ये जो अच्छा काम करने वाले पुलिस वाले थे उनके आप अदला बदली कर रहे हो, अम्बाला से आपने उनको ट्रांसफ़र कर दिया है। तो हम सबको पता है कि अम्बाला जो मौके के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनका भी गृह जिला है और अनिल विज का भी गृह जिला है। एक टाइम पे अनिल विज बड़े नेता थे, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री बनाया गया है नायब सैनी को, वो बड़े नेता हो गए हैं और वो पुलिस पर अपना कब्जा तो चाहते ही हैं, अपना प्रभाव तो चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पुलिस की ये सब बदलियां करी हैं और अनिल विज इससे नाराज नजर आ रहे हैं। और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में कहीं ना कहीं अनिल विज को शांत कर पाना बड़ा मुश्किल होगा और अनिल विज इस सरकार की, अपनी खुद की सरकार की, बीजेपी सरकार की खुलकर खिलाफत करने वाले हैं। अगली खबर की ओर बढ़ें तो अगली खबर जेजेपी के बारे में है। जो जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला वाली, उसके जो नेता हैं वो लगातार छोड़कर जा रहे हैं। उन्हीं के ही एक प्रमुख विधायक अनूप धानक, जो कि अभी जो सरकार थी जेजेपी और बीजेपी की, उसमें मंत्री भी थे, उन्होंने चुनाव अनाउंस होते ही जेजेपी पार्टी को छोड़ दिया है और वो बीजेपी पार्टी से टिकट पाने की जुगत में हैं। इसके अलावा जेजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने, बहुत सारे नेताओं ने पार्टी छोड़ी है और कोई कांग्रेस में जा रहा है, कोई बीजेपी में जा रहा है। तो दुष्यंत चौटाला इस चुनाव में, इस आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाले हैं। मेरे को लग रहा है कि उनको 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार वोटें ही आएंगी विधानसभा वाइज। एक हिसाब से किसान आंदोलन में किसानों को धोखा देने के कारण दुष्यंत चौटाला के साथ ये होगा और दुष्यंत चौटाला की काफ़ी इस किसान आंदोलन को लेकर काफ़ी थू भी हुई है। और अगली खबर की बात करें तो अगली खबर है विधानसभा चुनाव अनाउंस होने के बाद नायब सिंह सैनी और भूपेंद्र हुड्डा की जुबानी जंग की। दोनों के बीच में जुबानी जंग शुरू हो गई है। नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि जो आजकल सरकार से हिसाब मांग रहे हैं वो पहले अपने 10 साल का हिसाब दे दें, और भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि ये तो पोर्टलों की सरकार है और पोर्टलों की सरकार अब की बार जनता उतार देगी। तो इन दोनों की जुबानी जंग हुई है। अभी हालांकि देखना होगा कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किस किस्म का रहता है और किस किस्म से हरियाणा के चुनाव आगे बढ़ेंगे। मैं लगातार फील्ड में मौजूद रहूंगा और आपको हरियाणा चुनाव की लगातार अपडेट आप तक पहुंचाता रहूंगा, तो इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। कल दोबारा मिलेंगे नई खबरों के साथ, नए बुलेटिन के साथ। आप देखते और सुनते रहिए पंजाबी रेडियो।